नमस्कार सभी को। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंडियन पॉलिटी घटना चक्र शॉर्ट नोट्स जो आपके प्रीलिम्स एग्जाम 2026 चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एमपी पीसीएस, इन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल सीरीज हमने शुरू की है। और ये सीरीज पिछले 2 सालों में हजारों बच्चों के लिए जो है कि ट्रस्टेबल रही है, क्योंकि उनके प्रीलिम्स क्वालिफाई हुए हैं अपने अपने स्टेट पीसीएस में। और इसलिए इस सीरीज को नए सिरे से अपडेट करके नए नोट्स के माध्यम से हम लोग लेटेस्ट एडिशन के द्वारा कंप्लीट करके आप लोगों को करा रहे हैं क्लास। ये बहुत जरूरी क्लास है। एटलीस्ट अभी आप लोग देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और जब एग्जाम आएगा ना तब इसकी आप जो है कि मल्टीपल रिवीजन करके जाओगे तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इसके बारे में। और साथ ही साथ आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं न्यू ईयर ऑफर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इकोनॉमिकली उतने मतलब कि अफोर्ड नहीं कर पाते नोट्स को, तो उनके लिए बहुत बेहतर ऑफर निकालने वाला हूं आज मैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पर ही उस वीडियो की अपडेट आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अगर इस पीडीएफ की जानकारी लेनी है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर से क्वेरी कर सकते हो, मैसेज करके, वहां पे सारा रिप्लाई मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे निशु मैम है और ये मैं शरद सर। बाकी मेंस के अगर आंसर राइटिंग के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर भी जो है कि विजिट कर सकते हैं। सेम जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6 सेम उसी व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल ले सकते हैं। चलिए टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं अपना, जो कल हमने कंप्लीट किया था लोकसभा, और आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने लोकसभा को कंप्लीट किया था और आज हम पढ़ेंगे राज्यसभा। देखिए राज्यसभा की बात करें, पहले तो आपको आर्टिकल के अनुसार अगर मैं बताना चाहूँ कि किस आर्टिकल में हमारे राज्यसभा का ही वर्णन किया गया है, तो एक आप आर्टिकल का ट्रिक याद रख लो। मैं यहाँ पे ट्रिक लिख देता हूँ। एक सिंपल सी ट्रिक है, सरल। सरल का मतलब ही होता है सामान्य। यहाँ पे आर्टिकल 79, यहाँ पे आर्टिकल 80 और यहाँ पे आर्टिकल 81। स से हो जाएगा आपका संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। क्योंकि राज्यसभा आपकी वरिष्ठ सभा मानी जाती है, यानी कि बड़े बुजुर्गों की सभा है, तो पहले आप राज्यसभा को लेकर आते हैं, फिर उसके बाद आप लोकसभा को लेकर आते हैं। क्योंकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 30 ईयर होती है, जबकि लोकसभा के लिए 25 ईयर। तो डेफिनेटली राज्यसभा बड़ी सदन मानी जाती है, उच्च सदन मानी जाती है। इसलिए आप ऐसे याद कर लो, 79, 80, 81। 79 में संसद, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। ये इसके सिंपल सी बात है। सिंपल मतलब सरल, और सरल में आपकी ट्रिक है। अब यहां पर राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। जैसे अभी तो जो है कि 2026 की जनगणना तक तो यथावत रहेगी सीटें, लेकिन 2026 की जनगणना के बाद जो नई जनगणना आने वाली है उसमें सीटों को वृद्धि करने को मिलेगी। हर राज्य को जो है कि कुछ ना कुछ सीटें एक्स्ट्रा मिलेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन जो स्टेटस है वो 1971 का है, 1971 का, लेकिन अब पॉपुलेशन आपकी बढ़ चुकी है, इसलिए इसकी सीटों को भी बढ़ाया जाएगा। तो वर्तमान में जो 245 सदस्य आते हैं वो कहां कहां से आते हैं, किन किन जगहों से अपॉइंट होते हैं। तो देखिए 225 जो सीटें आती है वो राज्य विधानसभाओं से आती है, क्योंकि 225 जो सदस्य हैं उनको अपनी अपनी राज्य के विधानसभाओं द्वारा चुना जाता है। ये चीज ध्यान रखना। अब जैसे अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीट है, कितनी है, 31 राज्यसभा सीट, तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के द्वारा 31 सदस्यों को राज्यसभा के लिए अपॉइंट किया जाएगा, यानी नियुक्त किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। वहीं 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वैसे लोकसभा में भी 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे जिनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था, परंतु उनको 104 अमेंडमेंट जो 2020 में हुआ उसके द्वारा ही उसे अब समाप्त कर दिया गया है। अब इनका मनोनयन नहीं होता है एंग्लो इंडियन का, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया था वो आज भी कंटिन्यू है, जिसमें मुख्य रूप से कला, साहित्य और समाज सेवा, इस प्रकार के जो 4 बेसिक पॉइंट होते हैं उनको ध्यान में रख के राष्ट्रपति जी नियुक्त करते हैं। और 8 सीटें आपकी यूनियन टेरिटरीज से आती हैं, जिसमें दिल्ली से 3 आएंगी, जेएनके से 4 आएंगी, अर्थात कि जम्मू कश्मीर से, और पुदुचेरी से 1 आएंगी। क्योंकि जहां जहां पे राज्य विधानसभा है केवल वहीं से तो सीटें आएंगी, क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट विधानसभाओं के द्वारा होता है। तो दिल्ली विधानसभा जहां पे चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, पुदुचेरी विधानसभा, जम्मू कश्मीर विधानसभा, इन तीनों ही राज्यों की विधानसभा के द्वारा टोटल 8 मेंबर राज्यसभा में भेजे जाएंगे। अब अगर आप काउंट करते हो तो 225 और 8 कितना हो जाएगा, 233 हो जाएगा, और 233 में जब आप 12 जोड़ते हो तो 245 हो जाएगा। तो टोटल ये 245 मेंबर की सिटिंग प्लान हो गई। आगे बात करते हैं। जो राज्यसभा की एक अनन्य शक्ति है, अर्थात किसी भी राज्य सूची स्टेट लिस्ट पर अगर किसी प्रकार का कानून बनाने की शक्ति संसद को देनी है तो सबसे पहले उसे राज्यसभा को ही पारित करना होगा, अदरवाइज लोकसभा या संसद उस पर कानून नहीं बना सकती है। आर्टिकल 249 कहता है कि संसद राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में राज्य सूची पर विधि बना सकती है, बशर्ते राज्यसभा इसके लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे। अब दिमाग में आता है कि सर साधारण बहुमत तो हमने सुना था कि
कुल उपस्थित संख्या का 50% से अधिक होना चाहिए। ये विशेष बहुमत क्या होता है? तो विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से होता है। अब यहाँ पे पूरे 245 को आप काउंट नहीं करोगे, लेकिन एटलीस्ट जो कोरम चलाने के लिए 25 सदस्य चाहिए होते हैं वो मौजूद होने चाहिए, या उससे अधिक लोगों का मौजूद होना, प्लस उसके 2/3 जितने भी लोग उस समय पार्लियामेंट में मौजूद है, राज्यसभा में जिस समय ये बिल आ रहा है, तो जितने लोग भी मौजूद हैं उनके 2/3 लोगों के द्वारा ही जब बहुमत दिया जाता है, पारित किया जाता है, तभी ये प्रपोजल एक्सेप्ट माना जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करती है जबकि वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा करती है। अब अनुदान मांगे किसका पार्ट होता है? देखा जाए तो ये बजट का पार्ट होता है। बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री करते हैं। वित्त मंत्री कहाँ पेश करते हैं? लोकसभा में करते हैं। तो बजट के जो भी धनराशियां हैं, जो 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है, उसमें जितने लाख करोड़ का बजट आता है, उस पे जो है कि 3 प्रकार के मानक भी लगते हैं, जैसे कटौती प्रस्ताव होते हैं, नीतिगत प्रस्ताव होते हैं, सांकेतिक प्रस्ताव होते हैं, सब कटौती होती है जो विपक्षी दल सामान्यतः करते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या है कि लोकसभा में ही जो है कि मतदान करना होता है और लोकसभा से इसको पारित कर लिया जाता है, परंतु बजट पे केवल चर्चा तो राज्यसभा में होती है। और ये वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है आर्टिकल 112 के अंतर्गत वर्णित है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई राज्यसभा चर्चा तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं करेगी। अदरवाइज क्या होगा कि कई बार ऐसा होगा कि मतदान होने की वजह से राज्यसभा हो सकता है बजट को प्रस्तुत ही न करने दे, और ऐसे में देश की आर्थिक व्यवस्था को भी संकट होगा, प्लस सरकार की साख में गिरावट आएगी, सरकार के स्थायित्व में गिरावट आएगी, जिससे लोकसभा को भंग करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर बजट पास नहीं हुआ तो पूरी सरकार को, केवल वित्त मंत्री को नहीं, पूरी सरकार को जो है कि इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, बाय डिफॉल्ट अगर 1 फरवरी को प्रस्तुत होने से पहले ही बजट कहीं खुल जाता है, लीक हो जाता है, या बजट की कुछ चोरियां बाहर आ जाती हैं, या कोई डेटा बाहर आ जाता है, तो वित्त मंत्री को जो है कि इस्तीफा देना होता है, पूरी सरकार को नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी फिर वित्त मंत्री स्वयं के ऊपर लेता है कि मेरे डिपार्टमेंट, मेरी गलती की वजह से ये बजट पहले ही ओपन हो गया। लेकिन अगर बजट प्रस्तुत हुआ है और वो पास नहीं हो पा रहा है, तब जो है कि पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये दोनों बातें दोबारा बैक करके सुन लो वीडियो को, क्योंकि ये प्रश्न बन जाते तो आप लोग गलत करके आते हो। बहुत ही डिटेल से मैंने बताया। अब यहां पर बात करेंगे आर्टिकल 352 के तहत आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से होगा, जिसे 1 माह के भीतर आवश्यक है। अब यहां पर क्या होता है, आपको लगता है कि राष्ट्रपति तो जो है कि आपातकाल लगा देते हैं मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, लेकिन वहां जो मंत्रिमंडल है वो मुख्य रूप से लोकसभा का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि लोकसभा में ही तो सरकार बैठती है। तो वहां से जो है कि लिखित बहुमत तो मिल गया, लिखित रूप में कि भैया आप राष्ट्रपति साहब आप आपातकाल लगा दो, परंतु राज्यसभा से भी उसको विशेष अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए, पारित होना चाहिए। कितने बहुमत से? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मत देने वालों के 2/3 सदस्यों से, साथ ही साथ 1 महीने के अंदर आवश्यक है। ऐसे में आपने सुना होगा कि अगर लोकसभा जो है कि भंग हो चुकी होती है तो राज्यसभा ही करती है, फिर लोकसभा जब पुनर्गठित होती है तो उसे 1 महीने के अंदर जो है कि अप्रूवल देना पड़ता है। तो ये वाली बातें याद रखना कि राज्यसभा की भी यहाँ पर शक्ति समान होती है। आगे बात करते हैं कि राज्यसभा की एक एकांतिक शक्ति होती है, अनन्य शक्ति होती है, जिसमें कोई भी लोकसभा का इंटरफेयर नहीं होता है, जिसके अंतर्गत होता है आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। और ये प्रश्न कई बार आता है, ये प्रश्न कई बार आ जाता है। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? यह भी प्रश्न बनता है। 3 अप्रैल 1952 को, क्योंकि और इसकी पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952। याद रखना कि जो पहला इलेक्शन हुआ था हमारा वो अक्टूबर 1951 में हुआ था। अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ, फरवरी या मार्च 1952 तक चला, फिर हमारी पहली लोकसभा गठित होती है। उसी के दौरान आपकी 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन हुआ और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। आर्टिकल 84 क्या कहता है? याद होगा, मैंने अभी बताया था 79 संसद को, 89 राज्यसभा और 81 लोकसभा। तो आर्टिकल 80 का 4 कहता है राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणी मत द्वारा चुने जाते हैं। अब एक बात याद रखने की है यहाँ पर समझने की, वैसे तो देखो पॉलिटी के क्वेश्चन क्या होते हैं ना, बहुत डायरेक्ट हिट वाले आते हैं, मतलब एकदम इजी वे में आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। जैसे आप लोग सामान्यतः तो पढ़ते हो भैया राज्य विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, लेकिन अगर एग्जामिनर ने एक वर्ड यूज कर दिया कि राज्यसभा के मतलब राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या मनोनीत सदस्यों द्वारा, क्योंकि राज्यपाल 1/6 जो है कि सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करता है और राज्यसभा में जो है कि 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का प्रावधान था, अब हटा दिया गया है।
अगर बाई चांस एग्जामिनर खेलने का प्रयास करे आपके साथ, माइंड के साथ, तो मनोनीत सदस्य लिख देगा, तो वहां पे गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। निर्वाचित सदस्य होने जरूरी है। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव होते हैं, एमएलए जो होते हैं, उनको जनता के द्वारा जो चुना जाता है इलेक्शन के माध्यम से, वही सदस्य केवल राज्यसभा के सदस्यों का इलेक्शन कर सकते हैं। अब राज्यसभा के बारे में कुछ विशेष बातें हम पढ़ लेते हैं जो इसकी शक्तियों या इनके स्थायित्व के बारे में बात करता है। जैसे राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जाता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता। और कौन करता था, कल पढ़ा था हमने, राष्ट्रपति कर सकता है। कल शाम को क्लास आई थी दोस्तों 5 साढ़े 5 बजे तक, क्योंकि मॉर्निंग में क्लास नहीं आ पाई थी, इसलिए कल की क्लास जिसने मिस कर दी हो मॉर्निंग की, वो जरूर देख लेना, शाम की वीडियो मैंने अपलोड की थी। आगे देखते हैं, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। कितने वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद। कितने सदस्य, 1/3 सदस्यों का। इसके सदस्यों की आयु कितनी होती है, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके सदस्यों की आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति नहीं है। अब यहां पर एक और पॉइंट ऐड कर, राज्यसभा धन विधेयक पे सिफारिश तो कर सकती है, वो लोकसभा माने या ना माने ये उसके ऊपर है। सिफारिश कर सकती है, परंतु किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है और ना ही अस्वीकार कर सकती है। लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो राज्यसभा के द्वारा की गई सिफारिशों को मानना चाहती है या नहीं मानना चाहती है। एक और बात याद रख लेना कि राज्यसभा धन विधेयक को केवल अधिकतम 14 दिनों तक ही बस अपने पास होल्ड करके रख सकती है। 14 दिनों के बाद भी अगर वो रखती है तो ऑटोमेटिकली धन विधेयक को पारित मान लिया जाएगा राज्यसभा से, क्योंकि 14 दिन से अधिक का कोई प्रावधान ही नहीं है। एक और बात, अगर इनमें कोई गतिरोध होता है राज्यसभा और लोकसभा को लेकर, तो संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत कोई भी प्रावधान नहीं है। संवैधानिक संशोधन पे और धन विधेयक पे, इन दोनों प्रकार के विधेयकों पर किसी भी प्रकार का संयुक्त अधिवेशन की बात नहीं की गई है संविधान में। तो यह ध्यान रखना है कि राज्यसभा धन विधेयक के मामले में बहुत ही कमजोर हो चुका है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो व्यक्ति होते हैं वो 4 बेसिक क्राइटेरिया पे होते हैं, जैसे कि एक साहित्य पर, विज्ञान पर, कला पर और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखना चाहिए। 4 इन बेसिस पे, 4 इन आधारों पर ही हम 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। पहला संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थन नहीं लिया गया था, क्योंकि राज्यसभा का गठन ही 1952 में हुआ था, जबकि पहला संवैधानिक संशोधन आपने पढ़ा होगा 1951 में होता है। कब होता है, 1951 में होता है, और राज्यसभा का गठन ही 1952 में हुआ, तो राज्यसभा का अनुसमर्थन तो नहीं ले सकते आप। आगे देखते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्योंकि हमारा राज्यसभा कंप्लीट हो गया। कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। देखो यहाँ पर ना एक बात याद रखनी है आपको, क्योंकि हमने कोई टॉपिक वाइज नोट्स नहीं बनाए हैं। कैसे कि सर आपने राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल्स नहीं पढ़ाया, लोकसभा के बारे में नहीं, वो हमारे नोट्स अलग होते हैं। हम यहाँ पर आपको घटना चक्र जो बुक है ना, जहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर जो अदर स्टेट एग्जाम के आते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया था, वीडियो बनाई थी, यूपीपीसीएस 2025 के प्रीलिम्स में 80 से अधिक क्वेश्चन डायरेक्ट घटना चक्र शॉर्ट नोट से थे। आरओ एग्जाम जो री एग्जाम हुआ 2025 में, आप लोगों ने दिया होगा 27 जुलाई को अगर पेपर रहा होगा आपका, उसमें भी जो है कि 70-80 प्रश्न डायरेक्ट आपके वहीं से आए हुए थे। भले लूसेंट्स हो ना, वो अलग बात है, लेकिन वहां से थे। तो घटना चक्र जो इतनी मोटी मोटी किताब होती है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर डालती है यार कि हम कैसे इसको कंप्लीट करेंगे, इससे बेहतर है कि आप छोटे छोटे बुलेटिन नोट्स ले लीजिए 60-70 पेजों के हमारे जो होते हैं, वहां से आप मल्टीपल रिवीजन कर लोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा यार कि घटना चक्र पूरी मैंने पढ़ रखी है। और अगर आप उसके साथ क्लास देख लेते हो हमारी, तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर चीजें आपको और डिटेल से समझ में आ जाती है कि वो पॉइंट क्या कहना चाह रहा है। ये केवल पॉलिटी की ही मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि 2023 एडिशन का हमने सभी सब्जेक्ट की क्लास कराई थी। लगभग 106-108 क्लासेस थी। इसी तरीके से इसकी भी लगभग 120 क्लास जाएगी, जो लगभग अगले 3 महीने में कंप्लीट होगी। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि हम एग्जाम के दौरान पूरी क्लास देख लेंगे, तो इम्पॉसिबल है। अभी से अगर देखते चलोगे थोड़ा थोड़ा करके, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को याद कर पा रहोगे, सस्टेन कर पा रहोगे, क्योंकि यार प्रीलिम्स नहीं निकालोगे तो फिर मेंस सपने में ही रह जाएगा, केवल मेंस के ख्वाब देखते रह जाओगे। हकीकत तभी होगा जब प्रीलिम्स पास होगे। टॉपिक पे आते हैं, कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। देखो, कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो संसद की कार्य प्रणाली होती है, संसद के विधि निर्माण प्रक्रिया जो होती है, जो संविधान के द्वारा संचालित तो होती है, लेकिन कई ऐसी विधियां और प्रक्रियाएं होती हैं जो संसद ने अपने कार्य संचालन नियम के तहत
वर्णित कर रखी है संविधान से अलग हटके, तो इनको भी पढ़ते हैं। देखो आर्टिकल 79 में क्या होता है, संसद का निर्माण होता है, यही मैंने बताया था। और 79 के बाद 80 जो कि राज्यसभा की बात करता है, 81 लोकसभा की बात करता है। लेकिन जो संसद का निर्माण होता है उसमें 3 मेंबर आने चाहिए, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति का होना कंपलसरी है। भले राष्ट्रपति इसका काम नहीं करता हो, मतलब यहां बैठता ना हो, लेकिन राष्ट्रपति को लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखनी पड़ती है। इसलिए संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति इन तीनों को मिलाकर ही होती है। आगे बात करते हैं। आर्टिकल 59 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति सदन के किसी मतलब सदस्य नहीं होता है, भले वो जो है कि योग्यता रखता हो। ये आर्टिकल 59 कहता है। आर्टिकल 87 कहता है कि राष्ट्रपति लोकसभा के लिए आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के दोनों सदनों में एक साथ अभिभाषण देता है, यानी कि ज्वाइंट सेशन लेता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब जब इलेक्शन होते हैं, जैसे 2024 का इलेक्शन हुआ, ठीक है, 2024 के इलेक्शन का जो रिजल्ट आया वो कब आया, मई 2024 में आ गया था। तो उस समय जब पहली बार लोकसभा और राज्यसभा का जो है कि संयुक्त अधिवेशन हो रहा होगा, तो राष्ट्रपति उसको अभिभाषित करेगा, जिसको हम लोग कहते हैं धन्यवाद प्रस्ताव। बदले में सरकार क्या करती है, धन्यवाद प्रस्ताव देती कि राष्ट्रपति महोदय आपने अपने कार्यप्रणाली को संचालित करने के लिए हमारे को लोकसभा में एज अ प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। ये बात समझ में आ गई। और फिर उसके बाद प्रत्येक वर्ष जो पहला सेशन होता है, बजट सेशन कह सकते हो, फरवरी में तो पहला सत्र शुरू होता है, वहां पर भी जो है कि एवरी ईयर ज्वाइंट सेशन राष्ट्रपति एक बार लेते हैं, हालचाल पूछते हैं, जानते हैं भाई कि मेरी सरकार में क्या चल रहा है। तो ये चीजें हो गई। आर्टिकल 85 कहता है संसद के दोनों सत्रों के बीच का अधिकतम माह 6 महीने का अंतर होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो 3 महीने का ही अंतर हो पाता है मुश्किल से। अगर आप देखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि जब आपका बजट सत्र खत्म हो रहा होता है, फरवरी वाला सत्र, तो जो अगला मानसून सत्र हो रहा होता है उनके बीच में केवल 3 ही महीने का तो गैप होता है, 6 महीने का कहाँ होता है। लेकिन ये वर्णित है कि अधिकतम 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। संसद के अधिकारियों में कौन कौन शामिल होंगे, संसद के ऑफिसर में कौन आएंगे, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, और सभापति कोई और नहीं उपराष्ट्रपति होते। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें शामिल होगा। संसद का सचिवालय यानी महासचिव भी इसमें शामिल होगा। तो यहां पर संसद के अधिकारियों में ये तीनों शामिल होते हैं। संसद विधानसभा की सदस्यता समाप्त होगी यदि वह सूचित किए बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, अगर कोई सदस्य, चाहे वो संसद का सदस्य हो, लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, या फिर वो राज्य विधानसभा का सदस्य हो, विधान परिषद का भी सदस्य हम मान के चल रहे हैं, अगर ऐसे में कोई भी सदस्य, जिसको हम एमएलए या एमपी बोलते हैं आम भाषा में, अगर वो संसद को, यानी जिस भी सदन का वो सदस्य, लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद का हो, अगर अपने सदन को बिना सूचित किए 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उसकी सदस्यता क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। यहां पर यही तो लिख रहा है कि उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। कब, अगर वो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है बिना कोई इंफॉर्मेशन के। पहला केस हुआ था सन 2000 में, राज्यसभा से अयोग्य हुए थे, बरजिंदर सिंह जी सांसद थे, और आर्टिकल 101 के 4 और 190 के 4 क्लॉज में कहा गया है ये प्रावधान। तो ये संवैधानिक एक तरीके से प्रावधान है, कोई संसद ने अपनी नियमावली नहीं बनाई है, लेकिन अगर आप इस तरीके से अनुपस्थित रहते तो मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव यदि वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। जैसे कई बार होता है कि मान लो कि सदन के जो अन्य सदस्य होते हैं वो संसदीय विशेषाधिकार का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जो मंत्री महोदय हैं वो किसी भी मामले के तथ्यों को या तो गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं या फिर जो है कि तथ्यों को बाहर या सदन के सामने आने ही नहीं दे रहे हैं। इस वजह से संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो जो विपक्षी पार्टी हो सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मंत्री के सपोर्ट वाले तो नहीं उठाएंगे इस मामले को, विपक्षी पार्टी के लोग जो होते हैं वो एक संसदीय विशेषाधिकार को ला सकते हैं मंत्री के विरुद्ध, ताकि उसकी सदस्यता भी रद्द की जा सकती है। तो ये प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। आगे देखते हैं, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 के तहत कई पदों को लाभ के पद से छूट प्राप्त है। ये जो है कि नियम किसमें किया गया, संसद निर्हरता निवारण अधिनियम 1959 का याद रखना है। और इसमें अब तक 5 बार संशोधन किया जा सकता है कि किया जा चुका है कि कौन कौन से पद लाभ के पद के अंतर्गत हैं या उनसे फ्री है। 1993, 1999, 2000, सन 2006 और 2013। लेकिन एक और प्रपोजल है
कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा या निर्धारण कौन करेगा कि कौन सा पद लाभ का है, कौन सा पद नहीं है, इसका निर्धारण 102 आर्टिकल के तहत संसद करेगी, 191 आर्टिकल के तहत राज्य विधानसभा करेगा। अब ध्यान से समझ लो मेरी बात कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करेगा, निम्नलिखित में से ऑप्शन दे दिया संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर या उपराष्ट्रपति, तो सीधी सी बात है संसद करेगा। आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1, राज्य विधानसभा के स्तर पे आर्टिकल 191 सब क्लॉज 1। तो ये दोनों प्रोविजन जो है कि संसद और राज्य विधानसभा करती हैं। जबकि अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद के कारण निरर्ह या अयोग्य है या नहीं है, इसका निर्णय अनुच्छेद 103 के तहत निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति और 192 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा। दोनों में जरा डिफरेंसेस समझ लो। एक जगह हो रहा है कि कौन कौन से पद लाभ के हैं, कौन कौन से नहीं, इसका निर्धारण संसद और राज्य विधानसभा करती है। लेकिन जब प्रश्न ये आएगा कि ये व्यक्ति लाभ के पद पे था या नहीं था, व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाएगा, तब पद को नहीं कि ये व्यक्ति लाभ के पद पर बैठा था कि नहीं बैठा था। इसका निर्धारण इलेक्शन कमीशन की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे संसद में, और राज्य विधानसभा के लिए इलेक्शन कमीशन की सलाह पर राज्यपाल करेंगे। ठीक है। अब यहां पर एक और बात बता देता हूं कि ये जो निर्वाचन आयोग स्टेट लेवल पर है ना, राज्यपाल की सलाह करेगा, मतलब राज्यपाल सलाह करेगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, क्योंकि वो तो पंचायती चुनाव से संबंधित है, नगर निकाय चुनाव से संबंधित है, राज्य विधानसभा के सदस्यों से संबंधित ही नहीं है। तो इस बात को क्लियर रखना। आर्टिकल 105 संसद के सदनों की सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है कौन? आर्टिकल 105। संसद के पास दो प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। पहला विशेषाधिकार आपका सामूहिक विशेषाधिकार होता है, जो सदन का होता है, अर्थात पूरी सदन के बारे में होता है। तो यहां पर आप देखोगे संसद के पास दो प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। एक तो होता है सामूहिक विशेषाधिकार, यानी सदन का, पूरी की पूरी लोकसभा का होगा या तो पूरी राज्यसभा का होगा। ठीक है। लेकिन अगर उसमें भी एक अलग प्रकार का हम देखें तो व्यक्तिगत विशेषाधिकार भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि जो सांसदों के लिए अप्लाई होता है, इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए वो विशेषाधिकार होता है। अब जैसे सामूहिक विशेषाधिकार किस प्रकार के हो सकते हैं, अर्थात पूरी सदन का एक विशेषाधिकार क्या हो सकता है? जैसे बहस एवं कार्यवाही का प्रकाशन रोकना। पूरी सदन अगर सहमत होती है कि जो भी हमारी बहस हो रही है, जो हमारी कार्यवाही हो रही है सदन के अंदर, उसका हम प्रकाशन किसी मीडिया में नहीं करना चाहते हैं, या उसका प्रकाशन किसी न्यूज़पेपर पे हम नहीं करना चाहते हैं, यानी गोपनीय रखना चाहते हैं, तो ये पूरी सदन का विशेषाधिकार है। गुप्त बैठक करना और अपरिचित को बाहर रखना, जैसे उसमें होता है ना, जब आप सदन में कभी गए होगे तो वहां पे एक लॉबी होती है जिसमें विजिटर के रूप में होती है, विजिटर लॉबी कहते हैं, कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने सांसद के साथ जा सकते हैं, किसी परिचित के साथ जा सकते हैं, वहां पे सदन की कार्यवाही देखने के लिए कि किस प्रकार से सदन की कार्यवाही चल रही होती है। ठीक है। पूरी सिक्योरिटी वगैरह होती है, पूरा चेक इन वगैरह होता है, हर चीज के बाद तब आपको एंट्री मिलती है। तो एक तो वो चीज हो गई। चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, चर्चा और प्रक्रिया, किसी प्रकार की चर्चा करो, किस प्रकार की प्रक्रिया अपनानी, इसकी स्वतंत्रता होती है। सांसद के आंतरिक विषयों का संचालन, सांसद के, मतलब सांसद नहीं होगा यहाँ पे, संसद होगा, संसद के आंतरिक विषयों का संचालन किया जा सकता है। संसद की अवमानना के लिए दंड दिया जाता है। अगर संसद के किसी भी सदन की, मतलब सदन की अगर किसी प्रकार की जो है कि अवमानना की जा रही है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसके लिए सामूहिक विशेषाधिकार का प्रयोग करके उसको दंड दिया जा सकता है। और संसद की कार्यवाही की जांच करने हेतु अदालतों पर रोक लगाया जा सकता है कि जो संसद की कार्यवाही हो रही है उस पर अदालत जांच नहीं कर सकती है। ये इसके सामूहिक विशेषाधिकार होते हैं। जबकि व्यक्तिगत विशेषाधिकार की बात करें तो साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता व्यक्तिगत विशेषाधिकार है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक विटनेस के तौर पे उपस्थित नहीं होना चाहता कोर्ट में, तो वो उसका पर्सनल क्या हो जाएगा, एक फेवर हो जाएगा, विशेषाधिकार हो जाएगा, प्रिविलेज हो जाएगा पर्सनल। आर्टिकल 122 के अंतर्गत ये देखो प्रश्न आया हुआ था, याद होगा यूपीपीसीएस में आया हुआ था ये प्रश्न अभी 25 वाले में, कि आर्टिकल 122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। अर्थात 122 नंबर का जो आर्टिकल है वो कहता है न्यायालय द्वारा संसद की किसी भी कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी कि सदन के अंतर्गत क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या नहीं की जा रही है, क्या लापरवाही हो रही है कि नहीं हो रही है, कितने करोड़ पर डे जो है कि बहस में खर्च हो रहे हैं, ये सभी चीजों का प्रावधान जो है कि किया गया है कि इस पे कोर्ट कुछ भी काम या जांच नहीं कर सकती है। अब आ जाते हैं एक आर्टिकल 245 का व्याख्या करते हैं। 245 किसे कहते हैं? सांसद भारत के, सांसद नहीं संसद होना चाहिए, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बना सकती है। ये किसमें कहा गया? आर्टिकल 245 में कहा गया, क्योंकि ये विधिक नियम होता है। याद होगा जहां पर आपने पढ़ा था मतलब कि
जो भाग 11 में पढ़ा है, भाग 12 में पढ़ा है ना, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। तो विधायी संबंध में आर्टिकल 245 से शुरू होता है। उसमें आर्टिकल 245 क्या कहता है कि भारत की जो संसद है वो भारत के संपूर्ण क्षेत्र या फिर उसके किसी भी एक हिस्से या विधि या राज्य के लिए भी विधि बना सकता है, जिसमें भारत का संघ आ सकता है, भारत का प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज आ सकता है, या फिर विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति के लिए। अब होता क्या है कि यूपीएससी के स्तर पे जब प्रश्न बनता है ना, तो सामान्यतः इस स्टेटमेंट को खूब तोड़ मरोड़ के पेश करती है और आपको कंफ्यूज करती है। आपको पता है यार कि संसद जो कानून बना रही है वो पूरे भारत पे तो लागू होगा, भारत के राज्यों पे भी लागू होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन कई बच्चों को ये नहीं पता होता है कि भारत के बाहर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, जो भारतीय हैं, तो उन भारतीय नागरिकों के लिए और भारतीय नागरिकों की जो संपत्तियां हैं विदेश में, उनके लिए भी कानून बना सकती है। और इसको ही कहा जाता है क्षेत्रातीत शक्ति। कैसी? क्षेत्रातीत शक्ति का मतलब होता है क्षेत्र से बाहर की शक्तियां होती हैं और ये संसद की पास शक्ति होती है अनन्य रूप से। ठीक, आगे बात करते हैं। संसद द्वारा राज्य सूची पर कानून कब बनाया जा सकता है? ऐसे कौन कौन से आर्टिकल हैं जहां पर संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है? सबसे पहले आर्टिकल 249 जो हमने ऊपर ही पढ़ा था कि अगर राष्ट्रहित पर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित कर देती है कि हाँ भैया राष्ट्रहित में ये कानून राज्य सूची में संसद को बनाना अनिवार्य है या जरूरी है, तो संसद बना सकती है उस पर कानून। क्या कर सकती है? संसद कानून बना सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करोगे आर्टिकल 250 आपातकाल की परिस्थिति में राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? संसद बना सकती है। आर्टिकल 252 के अंतर्गत कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में सहमति देते हुए किसी एक पर्टिकुलर राज्य सूची के विषय पे कानून बनवाना चाहते हैं तो संसद बना सकती है। तो ये जो कानून बनेगा ना, ये उन 2 राज्यों या जितने भी राज्यों ने सहमति दी है उनमें तो लागू होगा ही होगा। लेकिन अगर बाद में किसी राज्य को लगता है कि फलाना राज्य में जो है कि कानून संसद ने जो बनाया उससे काफी जनता का कल्याण हो रहा है, आर्थिक स्वतंत्रता महसूस हो रही है और लोगों का विकास हो रहा है, तो वो राज्य भी उस प्रकार के कानून को संसद की अनुमति के बाद लागू कर सकता है अपने यहां। क्या कर सकता है? लागू कर सकता है। भले उसने शुरुआती दौर में कोई भी सहमति नहीं दी थी आर्टिकल 252 के तहत, लेकिन बाद में उसे वो लागू कर सकता है। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अब जैसे किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय समझौते, मान लो श्रीलंका से तमिलनाडु की सीमा पर कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया भारत सरकार ने, तो भारत सरकार तमिलनाडु के उस मुद्दे पर क्या करेगी? उस राज्य सूची पर कानून बना सकती है। बांग्लादेश के साथ भारत सरकार ने कोई समझौता किया तिस्ता नदी जल विवाद को लेकर या फिर जो है कि गंगा जल रिवर को, किसी विवाद को, तो उस पर पश्चिम बंगाल की जगह भारत सरकार कानून बना सकती है। तो ये सभी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जहां पर वो कानून बनाते हैं। एक और आर्टिकल पूछा जाता है आर्टिकल 248 अवशिष्ट विषयों पर विधि संसद बनाती है, क्योंकि ये राज्यों के तहत बांटी नहीं गई है। ये ऐसी विधियां हैं, ये ऐसे विषय होती हैं जो न तो राज्य सूची में वर्णित है, न संघ सूची में वर्णित है और न ही समवर्ती सूची में वर्णित है। ये इन तीनों ही लिस्ट से बाहर है, इसलिए इस पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है, या यूं कहे कि संघ सरकार के अधीन रहती है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक और पॉइंट हम पढ़ेंगे कि संसद के अंतर्गत 2-3 शब्दावली का प्रयोग होता है, उनका अर्थ क्या होता है ये जान लो। जैसे येल्डिंग द फ्लोर अर्थात बैठ जाना। एल्डिंग द फ्लोर का मतलब होता है बैठ जाना सदन में, अध्यक्ष के द्वारा एक सदस्य को रोककर दूसरे सदस्य को बोलने को देना। जैसे आप देखोगे कि जब सदन की कार्यवाही देखते हो तो कोई एक मेंबर जो है कि उठता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अपनी बातें रखता है, बोलता है, 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक बोलता है। उसके बाद क्या होता है कि जो स्पीकर महोदय होते हैं वो कहते हैं कि सदन सदस्य अब आप बैठ जाइए, आपका समय समाप्त हो गया, अब हम दूसरे को मौका देना चाहते हैं, दूसरा व्यक्ति उठ के बोलेगा, चाहे वो पक्ष का होगा या विपक्ष का होगा। तो इस शब्द को येल्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। एक होता है क्रॉसिंग द फ्लोर, पक्ष को त्यागना, जिस दल से चुनकर आए और उनका त्याग कर दूसरे दल में शामिल हो जाए। जैसे कोई सदस्य किसी एक भारतीय जनता पार्टी से मान लो चुनकर आया संसद में और उसने उस दल की सदस्यता छोड़ के किसी दूसरे दल में शामिल हो गया, तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग द फ्लोर। इंटरपेलेशन क्या होता है? अंतर प्रदान, किसी सरकारी अधिकारी से नीति कार्य के विवरण की मांग हेतु संसदीय प्रक्रिया होती है। यानी कि संसद की जो प्रक्रिया है वो किसी भी सरकारी अधिकारी से उसके कार्य के विवरण की मांग कर सकती है, इसको ही कहा जाता है संसदीय प्रक्रिया। आर्टिकल 120 के 1 में अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है। तो ये ध्यान रखना, जैसे आर्टिकल 121 कहता है कि जो लोकसभा स्पीकर होते हैं या लोकसभा स्पीकर, वो किसी भी संसद के सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की इजाजत देता है या दे सकता है। जैसे अब साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं वो अपने तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में बोलना चाहते हैं तो वो आराम से बोल सकते हैं। अब ऐसे बहुत सारे सांसद होते हैं जिनको हिंदी तो पता नहीं है लेकिन इंग्लिश भी नहीं पता है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ही बोल सकते हैं। आपने देखा होगा
जो पार्लियामेंट की कार्रवाई हो रही होती है वहां पे माइक भी लगा होता है और कुछ सदन के सदस्य क्या होते हैं, उनको कान के ऊपर एक हेडफोन लगाए रहते हैं। वो हेडफोन गाना नहीं सुन रहे होते वहां पे, वो जो भी सदस्य बोल रहा होता है ना उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करके सुनते हैं। अब जैसे मोटा भाई की देख लो, अमित शाह जी अगर जो है कि लगा के रखते हैं अपने कान के ऊपर। अब साउथ इंडिया का जो है कि कोई व्यक्ति है, कोई सांसद है, चाहे वो उनके पार्टी का हो चाहे वो गैर पार्टी का हो, विपक्ष का हो, जब वो कोई भी बात बोलता है तो उनको मन कर रहा है कि हम गुजराती भाषा में सुनना चाहते हैं क्योंकि मैं गुजराती हूं तो गुजराती में सुन सकते हैं। उनको लगता है कि मैं हिंदी भाषा में सुनना चाहता हूं तो वो हिंदी में सुन सकते हैं। तो इस तरीके से अपनी अपनी मातृभाषा में भी सुनने का उसमें ऑप्शन होता है। एक और वर्ड आता है शून्यकाल। देखो कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या शून्यकाल भारतीय संविधान की देन है? नहीं, भारतीय संसदीय परंपरा की देन है, न कि भारतीय संविधान। अगर संविधान की देन होती तो संविधान में कहीं ना कहीं इसका वर्णन जरूर होता है, लेकिन इसका वर्णन भारतीय संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत है, इसलिए भारतीय संसदीय व्यवस्था की परंपरा मानी जाएगी, न कि भारतीय संविधान की। विधेयक संबंधी वाचन के बारे में बात करें, जब कोई विधेयक जो है कि प्रस्तुत किया जाता है सदन के अंतर्गत तो कितने वाचन होते हैं? सामान्यतः 3 वाचन होते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो सेकंड वाचन में होता है। पहला वाचन क्या होता है? जब किसी भी मंत्री के द्वारा या किसी भी संसद सदस्य के द्वारा, चाहे वो मंत्री हो चाहे वो गैर मंत्री हो, उसके द्वारा जब विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया जाता तो उसे कहते हैं पुनः स्थापित। पुनः नहीं कहा जाता, रीस्टेबल नहीं कहा जाता, बल्कि पुनः स्थापित कहा जाता है। ये सदन में प्रस्तुत करना, यही पहला वाचन कंप्लीट हो गया। सबसे जरूरी जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है वो द्वितीय वाचन में अपनाई जाती है। द्वितीय वाचन में विधेयक पर चर्चा, आम बहस करते हैं। विधेयक पर चर्चा होती है, आम बहस करते हैं। विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त समिति को सौंपा जाता है कि ताकि विधेयक पर खंडशः विचार किया जाए, उसके सारे क्लॉज पे जो है कि डिटेल से जो है कि एनालिसिस किया जाए। तो ये काम प्रवर समिति को भेजा जाता है या फिर संयुक्त समिति को भेजा जाता है। ठीक, उसके बाद जब ये समिति अपनी अपनी रिपोर्ट देती है, अपनी अपनी सिफारिश कर देती है कि हाँ इसमें ये पॉइंट सही है और इन पॉइंट्स पे थोड़ी सी आपत्ति है, इन पॉइंट को थोड़ा चेंज कर दिया जाए, ये पूरा विधेयक का जब क्लॉज पढ़ के फाइनलाइज हो जाता है तब तीसरे वाचन में आते हैं। और मूल स्वरूप का मतलब कि जिस स्वरूप में हमने प्रवर समिति को दिया था, संयुक्त समिति को, और उन्होंने उस पर कोई भी चेंजेस नहीं किए, तो ये मूल स्वरूप। या फिर इन समितियों के द्वारा जो चेंजेस किए जाने की बात की गई, संशोधित विधेयक पर मतदान किया था और इसको पारित कर लिया जाता है, मतदान करा के पारित कर लिया जाता है। लेकिन यहीं पर जब हम किसी विधेयक पर मतदान की प्रक्रिया को अनुपस्थित कर देते हैं और डायरेक्ट पास करा देते हैं तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है गिलोटिन व्यवस्था। गिलोटिन व्यवस्था आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। गिलोटिन का मतलब होता है जब किसी विधेयक पे मतदान किए बिना ही सीधे सीधे पारित करा लिया जाता है। अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 108 में कहा गया संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति के द्वारा किया था, जबकि अनुच्छेद 118 के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है और इसमें विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। लेकिन एक और बात मैंने आपको कल ही बता दिया था कि धन विधेयक को लेकर, संविधान संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त बैठक का कोई भी प्रावधान लागू नहीं होता है। इन दोनों पॉइंट पे कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं लागू होगा। एक और बात ध्यान रखना कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेंगे आर्टिकल 118(4) के तहत। अगर स्पीकर मौजूद नहीं है, अनुपस्थित है स्वास्थ्य कारणों से या विदेशी दौरे की वजह से, तो यहां पर फिर उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता करेंगे। अगर बाय डिफॉल्ट उपाध्यक्ष का पद भी खाली है या वो व्यक्ति रिक्त है, अनुपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति आते हैं। राज्यसभा के राष्ट्रपति नहीं मतलब सभापति नहीं आएंगे, उपराष्ट्रपति वो नहीं आ सकते। स्पीकर आएंगे, उपाध्यक्ष आएंगे, फिर राज्यसभा के सीधे उपसभापति आएंगे। तो क्या ऐसे कोई मामले हमारे सामने हैं हमारी पार्लियामेंट में जहां पे ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था? जी हाँ, बिल्कुल। प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक जो था 1959 पर हुई थी और 1961 में हुई थी। ठीक है, ये अधिनियम जो था 1959 के नाम से था विधेयक, लेकिन 1961 में इस पे ज्वाइंट सेशन बैठाया गया था। दूसरी संयुक्त बैठक बैंकिंग सेवा आयोग निरसन बिल 1977 पर 1978 में की गई थी। तो पहली जो बैठक थी 1961 में हुई थी, दूसरी बैठक 1978 में हुई थी और तीसरी संयुक्त बैठक आतंकवाद निरोध बिल 2000 पर सन 2000 में हुई थी। तो 3 बैठक ऐसी है जो ज्वाइंट सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। 1961 में दहेज से संबंधित, 1978 में बैंकिंग सेवा और सन 2000 में कौन सा जाएगा? आतंकवाद निरोधक बिल। तो ये 3 ऐसी बैठक हो चुकी है जब ज्वाइंट सेशन हम लोगों ने देखा है। आगे बात करते हैं। आर्टिकल 1073 के अनुसार लोकसभा में लंबित विधेयक सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आपको ध्यान देना मेरे भाई कि कई बार ऐसा होता है कि जब लोकसभा
का जब सत्रावसान होता है तो सामान्यतः जो है कि विधेयक व्यपगत नहीं होता है। सत्रावसान का मतलब है कि अगर मान लो कोई विधेयक लोकसभा मानसून सत्र में प्रस्तुत किया गया, पारित नहीं हो पाया, उस पर चर्चा जो है कि अब शीतकाल सत्र में की जाएगी, तो क्या वो व्यपगत हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि लोकसभा भंग नहीं हो रही है, भंग होने के प्रावधान अलग हैं, परंतु लोकसभा अभी तो बस सत्र अवसान हुआ है ना, राष्ट्रपति ने सत्रावसान किया है कि भाई मानसून सत्र कंप्लीट हो गया, अब शीतकालीन सत्र में आपसे मुलाकात होगी, ये बात की गई है। तो कहने का मतलब है कि मानसून सत्र या बजट सत्र में अगर कोई प्रस्तुत किया गया है तो अगले सत्र तक आने तक वो लंबित नहीं, मतलब व्यपगत नहीं होगा। जबकि अगर लोकसभा विघटन हो रहा है, लोकसभा समाप्त हो रही है, लोकसभा में जो है कि सरकार का बहुमत नहीं है, तो लोकसभा में लंबित विधेयक या लोकसभा से पारित विधेयक तथा राज्यसभा में अगर लंबित है तो भी वो विधेयक व्यपगत हो जाएगा, क्योंकि ऐसी लोकसभा जिसका खुद का वजूद नहीं है, जिसका खुद का विघटन हो गया, उसके द्वारा पारित विधेयक पे क्या भरोसा किया जा सकता है, इसीलिए उसको व्यपगत कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं, विधि या कानून के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता और न ही कर एकत्रित किया जा सकता, यह प्रावधान आर्टिकल 265 में कहा गया है। आर्टिकल 266 भारत और राज्य की संचित निधियां वर्णित करती है। आर्टिकल 266 में भारत एवं राज्य की संचित निधियां वर्णित होती हैं। आर्टिकल 266 के अनुसार भारत की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। इससे धन निकालने के लिए संसद में अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम पारित कराना अनिवार्य है। अब इसको हम लोग जब आगे की कार्यवाही पढ़ रहे होंगे संसद की, तो वहां पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि डिटेलिंग के साथ कि कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं, कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय। भारित व्यय का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यय होता है जिसके ऊपर कोई भी मतदान नहीं होता, न ही तो उसमें कोई कटौती की जा सकती है। सामान्यतः संवैधानिक पदों पर जो बैठे व्यक्ति होते हैं उनके वेतन भत्ते, इन सब की बात होती है। जैसे राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, अब आप राष्ट्रपति के वेतन भत्ते में कटौती थोड़े कर सकते हो, वो तो भारत का प्रथम नागरिक हो गया। राज्यसभा के जो सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते की कटौती नहीं की जा सकती है। भारत सरकार के ऋण भार, भारत सरकार के ऊपर जितने भी ऋण है, आप उन ऋण को तो चुकाना ही चुकाना पड़ेगा। ऐसा थोड़े कि अमेरिका, रूस और IMF से आपने ऋण लिया और आप कहोगे कि नहीं हम ऋण नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, तो वो भी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, पेंशन और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की केवल पेंशन, ध्यान देना, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते तो होते हैं राज्य की संचित निधि पर भारित, परंतु पेंशन उनकी जो होती है स्पेशली हाई कोर्ट की, केवल और केवल ये आपके भारत की संचित निधि पर भारित होती है। कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के वेतन भत्ते और पेंशन, ये सब भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इस पर किसी प्रकार की मतदान नहीं किया जाता है, न ही इस पर किसी प्रकार की कोई कटौती की जा सकती। साथ ही साथ UPSC के जो अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके वेतन भत्ते पेंशन सभी कुछ आते हैं। तो ये संचित निधि के बारे में हो गया। जरा आकस्मिकता निधि भी पढ़ लो। आर्टिकल 267 में प्रावधान किया जाता है और ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। ये राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। अगर अति आवश्यक होता है, आकस्मिक परिस्थिति आ जाती है, तब जो है कि व्यय करने के लिए राष्ट्रपति इसमें छूट देता है। कब? जब अति आवश्यक आकस्मिक प्रकृति आ जाती है, जैसे कोविड-19 आया था, कोरोना, तो उस दौरान भी जो है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा अगर जारी की गई होगी तो आकस्मिक निधि ऐसी परिस्थितियों में जारी की जा सकती है। संसद की मंजूरी आवश्यक है, परंतु यह मंजूरी व्यय के बाद ली जाती है। अब जैसे मान लो कि कोविड आया है, अब कोविड में जो है कि ज्वाइंट सेशन नहीं हो रहा है, संसद नहीं चल रही है और राष्ट्रपति को लगता है कि कोविड के दौरान लोगों को जो है कि बड़ी मात्रा में जो है कि अनाज डिस्ट्रीब्यूट करना है, दवाई बनवानी है, तमाम चीजें ऐसी करनी है, तो क्या वो संसद का पहले बैठक कराएं, फिर संसद में बकवास करे, सदन में बात करे, चर्चा करे, तमाम ऐसी बातें करे और फिर उसके बाद उसको पारित कराए? तब तक तो कोविड बहुत स्प्रेड हो जाता। या फिर कई बार होता है नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल है, युद्ध हो रहा है हमारे ऊपर, बाहरी आक्रमण हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम सदन का वेट नहीं करते हैं। राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के अनुसार इसको मंजूरी दे देता है व्यय करने की। उसके बाद जब परिस्थिति हमारी टल जाती है, जैसे कोविड टल गया, नेशनल इमरजेंसी टल गई, कोई भी ऐसी सिचुएशन जब टल जाती है, तब संसद से इसकी मंजूरी ले ली जाती है व्यय करने के बाद, पूरा हिसाब करके। बजट की बात करें, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आर्टिकल 112 के तहत इसको तैयार करने की जिम्मेदारी आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत होती है। कई बार इसको जो है कि प्रश्न गड़बड़ किया जाता है, आप लोगों से कंफ्यूज कराया जाता है। ये आर्थिक कार्य विभाग का काम होता है, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो ऑफिस होता है, ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी। लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि की बात कर लेते हैं। हमने पढ़ लिया संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि। देखो आर्टिकल 266(1) के अंतर्गत क्या संचित निधि है, आर्टिकल 266(2) के अंतर्गत प्रावधान किया गया लोक लेखा निधि का, और 267 में किसका प्रावधान है?
आकस्मिक निधि का। संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक धनराशि इसमें जमा होती है। संचित निधि में जमा के अतिरिक्त अन्य लोक अधिकारी मतलब धनराशि इसमें जमा होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, न्यायिक जमा हो गई, जो लोगों की जमा होती है, जैसे हमारा पीएफ जो कटता है वो इसी में जमा होता है। इसका नियंत्रण भी कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति के पास होता है। धन निकासी के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। यहां पर धन निकासी के लिए संसद की अनुमति आवश्यक नहीं होती है। एक और टर्म्स आती है जिसको हम लोग कहते हैं अनुदान की मांग अर्थात डिमांड फॉर ग्रांट। कई बार आपने सुना होगा सरकार अनुदान की मांग करती है, और एक लेखानुदान शब्द आता है, दोनों को चर्चा करेंगे। देखो आर्टिकल 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है, और इसे ही अनुदान की मांग कहा जाता है। सामान्यतः ये जो अनुदान की मांग होती है ये बजट का एक पार्ट होता है। जब बजट के अंतर्गत जो धनराशि दी जाती है कि मुझे रक्षा विभाग को इतना देना है, वित्त विभाग को इतना देना है, वाणिज्य विभाग को इतना देना है, उद्योग विभाग को इतना देना है, शिक्षा विभाग को इतनी धनराशि चाहिए, तो ये धनराशियां जो है कि जब बजट पारित होने के बाद एक जो है कि प्रोविजन आता है उसमें अनुदान की मांग, तभी ये पैसा निकल सकता है विनियोग विधेयक को पारित करने के बाद। ध्यान देना कि संचित निधि पर जो भारित व्यय है उसके अतिरिक्त यानी भारित जो व्यय होता है उस पर कोई भी प्रकार की आप अनुदान की मांग नहीं करोगे, वो तो डायरेक्ट निकलेगा ही निकलेगा पैसा, आप उसे रोक भी नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो है कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के वेतन भत्ते पेंशन की बात की जा रही है, या फिर भारत सरकार के ऋण की बात की जा रही है जो उन्होंने ऋण ले रखा है। उसके अतिरिक्त जो भी व्यय होता है जो सामाजिक कार्यों के लिए होते हैं, आर्थिक कार्यों के लिए होते हैं, डेवलपमेंट के कार्य होते हैं, कल्याणकारी कार्य होते हैं, उन पर जो है कि धनराशि लेने के लिए जो प्रस्तुत किया जाता है उसे ही अनुदान की मांग कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब आ जाओ धन विधेयक की बात कर लेते हैं। यहां से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं आपके। अब धन विधेयक की बात करें, मनी बिल, देखो आर्टिकल 110 में परिभाषित किया गया कि कौन कौन सी चीजें धन विधेयक के अंतर्गत शामिल होंगी, परिभाषित किया गया है। लेकिन 109 के अंतर्गत प्रक्रिया का वर्णन किया गया है कि धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया क्या होगी, प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी प्रक्रियाओं का वर्णन आर्टिकल 109 में किया गया है। लेकिन अगर परिभाषित करने की बात करेंगे तो आर्टिकल 1110 में 0 में की गई। किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, विनियमन करना, ये सभी चीजें जो है कि परिभाषित कर रही है कि अगर किसी टैक्स का आप अधिरोपण कर रहे हैं, उत्सादन कर रहे हैं, परिहार कर रहे हैं, विनियमन कर रहे हैं, तो ये सभी मनी बिल के अंतर्गत काउंट होगा, टैक्स से रिलेटेड, पहली बात। दूसरा, भारत सरकार अगर धन उधार ले रही है तो ये भी जो है कि क्या होगा, मनी बिल के अंतर्गत आएगा। संचित निधि से अगर धन को निकालना है, संचित निधि से अगर धन को निकालना है तो भी वो मनी बिल में आएगा। किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, मान लो कोई ऐसा व्यय है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की पेंशन देनी है या फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ अतिरिक्त खर्च हैं, उनको अगर आप भारित व्यय में शामिल करना चाह रहे हो तो वो भी संचित निधि पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, मनी बिल कहलाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होता है धन विधेयक पर, ये प्रावधान आ रहे हैं। ये तो 4 पॉइंट थे जो इनको परिभाषित कर गए। प्रक्रिया के बारे में बात करें, कैसे प्रक्रिया होगी 109 में, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, पुनर्विचार हेतु इसे नहीं लौटा सकते, केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अर्थात राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना तो अनिवार्य हो ही गया, उसके बिना आप मनी बिल को प्रस्तुत ही नहीं कर सकते, और पुनर्विचार के लिए भी राष्ट्रपति नहीं भेज सकता, और यह केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं होता है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 का प्रावधान लागू नहीं होता है। राज्यसभा केवल इसे 14 दिन तक अपने पास रोक सकती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का न तो संशोधन कर सकती है न ही इसे अस्वीकृत कर सकती है, यह राज्यसभा के लिए है। तो राज्यसभा क्या करे, केवल 14 दिन तक इस पर सिफारिश कर सकती है, वो सिफारिशें लोकसभा को मानना या ना मानना बाध्यकारी नहीं होता है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन कौन से कथन सही है। अब देखो, धन विधेयक होता है आर्टिकल 1110 में, लेकिन एक वित्त विधेयक होता है आर्टिकल 117 में। सामान्यतः वित्त विधेयक से यूपीएससी में प्रश्न बहुत ही कम आते हैं, इवन कि यूपी पीसीएस में भी बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि 110 में जो धन विधेयक है और 117 में जो वित्त विधेयक है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। एक मनी बिल है और एक फाइनेंस बिल है। प्रत्येक धन विधेयक, वित्त विधेयक तो माना जा सकता है कि हाँ भाई प्रत्येक एवरी मनी बिल इज फाइनेंस बिल, बट प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, क्योंकि धन विधेयक की जो उद्घोषणा होती है या धन विधेयक को जो है कि घोषित किया था वो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया था कि भैया ये धन विधेयक है, मनी बिल है। जैसे
आधार कार्ड जब 2017 में लाया गया था, आधार कार्ड बिल, तो उसे मनी बिल के रूप में लाया गया था, जिससे राज्यसभा की शक्तियां बिल्कुल जीरो हो गई। वहां पे 14 दिन तक बस वो रख सकती है अपने पास, कोई भी उसमें जो है कि संशोधन नहीं हो सकता था। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है और धन विधेयक भी केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है। वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर या सहमति होती है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी चाहिए, सेम धन विधेयक की तरह, परंतु धन विधेयक में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, परंतु वित्त विधेयक में तो कर सकती है। और वित्त विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, परंतु धन विधेयक पे प्रावधान नहीं होता है। दोनों में अंतर क्लियर हो गया। यही 5-6 बिंदु है जहां से आपका एक आध प्रश्न आ जाएगा। अगर प्रश्न आता है इन दोनों को लेके तो यही बिंदु रखे जाएंगे और इसके अलावा नहीं आएगा कुछ भी। लेखानुदान की बात कर लेते हैं, वोट एंड अकाउंट की बात करें। विनियोग विधेयक के पारित न होने पर या लंबित होने पर संघ सरकार को खर्च के लिए लोकसभा लेखानुदान द्वारा संचित निधि से अग्रिम धनराशि प्रदान करती है। जैसे विनियोग विधेयक क्या है, बजट का पार्ट है। अब जैसे बजट जो है कि लागू 1 फरवरी को आया, एक ही दिन में तो पारित नहीं होता, उसे 5-6 दिन 10-12 दिन लगते हैं। बजट को सारी चर्चा करी जाती है, हर एक डिपार्टमेंट की जो स्थायी समिति होती है, स्टैंडिंग कमेटी, वो उसका ऑब्जर्वेशन करती है, रिव्यू करती है, तमाम चीजें देखती है कि जो इन्होंने पैसे की डिमांड की है प्रत्येक विभाग ने, क्या उनको वाकई इतनी जरूरत है भी कि नहीं, वो क्या क्या मद में खर्च करें, इन सब में एक लंबी समय लगती है। लेकिन इस दौरान सरकार को अपने खर्च भी तो चलाने होते हैं, लोगों के वेतन भत्ते पेंशन तमाम चीजें देनी होती है, और भी कई सारे कल्याणकारी कार्य होते हैं, योजनाएं होती है, उनका संचालन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, खर्च करने के लिए लोकसभा से लेखानुदान के माध्यम से संचित निधि से अग्रिम धनराशि लेती है। अग्रिम एडवांस में जो है कि पैसा ले लेती है कि ठीक है, जब आपका बजट पास हो जाएगा तो इसमें से इस धनराशि कटौती कर लेना, अग्रिम धनराशि तो एटलीस्ट दे दो। तो ये होता है लेखानुदान। ऊपर आपने पढ़ा था अनुदान की मांग, जो आपने पीछे पढ़ा। अब आता है गैर सरकारी विधेयक। तो दोनों में अंतर क्या है, सरकारी विधेयक जो सरकार का आदमी प्रस्तुत करेगा, गैर सरकारी विधेयक जो सरकार का आदमी नहीं होगा। यहां पे मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, दल की बात नहीं कर रहा हूं। अब जैसे बीजेपी सरकार के पास लगभग 240 से अधिक सांसद हैं, मानते हो इस बात को, पूर्ण बहुमत की सरकार एक तरीके से बन गई है, लेकिन 240 में से केवल और केवल 80 सांसद ही तो ऐसे होंगे जो प्रत्येक विभाग के मंत्री होंगे। इन मंत्रियों के द्वारा अगर प्रस्तुत किया गया है कोई विधेयक तो उनको सरकारी विधेयक कहा जाएगा, क्योंकि वो सरकार के हिस्से हैं। सदन के हिस्से तो अलग चीज हो गई। सरकारी होने का मतलब जब आप सरकार के हिस्से होते हो, सरकार के हिस्से का मतलब जब आप कोई मंत्री परिषद के सदस्य होते हो, अर्थात कोई मंत्रालय या कोई विभाग को होल्ड कर रहे होते हो। बाकी जो 40-80 लोगों को हटा दें तो एटलीस्ट जो आपके पास 160-70 जो सांसद बीजेपी से हैं वो सरकार के हिस्से नहीं है, तो उनके द्वारा या विपक्षी लोगों के द्वारा जो भी बिल प्रस्तुत किया जाता है उसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। संसद के सदस्यों के द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये वो सदस्य होंगे जो सरकार के हिस्से नहीं होंगे, बस इतना जान लो। किंतु सदस्य मंत्री नहीं होना चाहिए। अगर मंत्री होगा तो वो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी मंत्रालय या विभाग का मंत्री होगा, इसलिए वो सरकारी व्यक्ति माना जाएगा। तो सरकार का जब व्यक्ति नहीं प्रस्तुत करता, चाहे वो भले सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो मैटर नहीं करता, बस वो गैर सरकारी कहलाएगा। गैर सरकारी विधेयकों यथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है, जिसकी संख्या 15 होती है। लोकसभा उपाध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष बनता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। लोकसभा स्पीकर की बात नहीं हो रही है, लोकसभा जो उपाध्यक्ष होते हैं ना, वही गैर सरकारी विधेयक के लिए जो समिति बनाई जाती है उसका अध्यक्ष ऑटोमेटिक हो जाता है। अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुके हैं, 14, उससे ज्यादा नहीं। चलो आज की क्लास का एक और लास्ट पॉइंट मैं आपको पढ़ा देता हूं। लेखानुदान और अंतरिम बजट में अंतर क्या होता है। अभी लेखानुदान आपने पढ़ा कि सरकार कह रही है कि जब तक बजट आपका पास नहीं हो पा रहा है, 1-1.5 महीने लग रहे हैं, 10 दिन 15 दिन लग रहे हैं, तब तक सरकार को खर्चे करने के लिए अपना अग्रिम धनराशि दे दो संचित निधि से। ये होता है लेखानुदान, यानी इसमें सरकार पहले से ही मौजूद है, बस बजट सत्र में जो है कि परेशान है थोड़ा। लेकिन अंतरिम बजट कब लाते हैं, जब अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। जैसे लेखानुदान सरकार के व्यय पक्ष से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट व्यय और आय दोनों पक्ष से समझता है, क्योंकि बजट का मतलब होता है आय और व्यय दोनों होता है। लेखानुदान स्थायी एवं कार्यवाहक दोनों प्रकार की सरकारें प्रस्तुत कर सकती है, जबकि अंतरिम बजट चुनाव से पूर्व कार्यवाहक सरकार एवं चुनाव के पश्चात नियमित सरकार दोनों प्रस्तुत करती हैं। अब जैसे 2024 का इलेक्शन होना था, जो बीजेपी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा था, तो उस दौरान जो 2 महीने का जो ट्रांजिशन फेज होता है ना, जहां पे नई सरकार के गठन होने से पहले पहले जो है कि अपना पद नहीं छोड़ सकते, लेकिन ऑफिशियली
ऑलरेडी उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। तो इस दौरान जो बीच में जो गैप होता है ना, उस समय के खर्चे के लिए सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया था उसको अंतरिम सरकार का बजट कह दिया जाता है। तो यहाँ पर ये बेसिक अंतर हो गया। और कल हम लोग पढ़ेंगे किसी भी विधेयक को या विधायन को प्रस्तुत करने का क्या प्रक्रिया होती है, सामान्यतः वित्तीय विधायन अर्थात बजट के चरण। और ये प्रश्न पूछा जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, बिल को प्रेजेंट करने के 3 चरण होते हैं। पहला वाचन होता है, दूसरा वाचन होता है, तीसरा वाचन होता है, जिसमें दूसरा वाचन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तीसरे वाचन में क्या होता है, मतदान हो जाता है। पहले वाचन की केवल प्रस्तुति होती है। ये सभी बिल के लिए अप्लाई होता है। लेकिन यहां पर हम बजट के बारे में बात करें कि बजट पे पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे धनराशि निकलती है, ये सब कुछ हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक करके जाना दोस्तों। और साथ ही साथ अगर आप इसकी पेड पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप मेरी टीम से व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इंक्वायरी कर सकते हो। सारी डिटेल मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।